नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संक्षेपण की विधि या संक्षेपण के नियम पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। इसके पहले हम लोगों ने संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ और व्युत्पत्ति परक अर्थ पर विचार किया है और दूसरे वर्ग में संक्षेपण की व्यापक अवधारणा पर विचार किया है। तीसरे वर्ग में संक्षेपण की परिभाषाएं और विशेषताएं हम लोगों ने देखी हैं और आज चौथे वर्ग में संक्षेपण की विधि, जिसको संक्षेपण विधि अथवा संक्षेपण के नियमों पर चर्चा करने जा रहे हैं। संक्षेपण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यह अनिवार्य सा है। अगर आप एक चीज़ को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको दूसरी चीज़ सीखने और समझने में भी मन लगता है और उस चीज़ को, दूसरी चीज़ को सीखने और समझने में शीघ्रता भी होती है। और जैसे जैसे आप में योग्यता आती जाती है, आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाती है और आप और भी चीज़ों को सीखने समझने की ओर प्रवृत्त होते जाते हैं। इसीलिए इस प्रवृत्ति पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। संक्षेपण की विधि या संक्षेपण के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो रचना या रचना का जो अंश, जो भाग या जो हिस्सा संक्षेपण के लिए दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसके मूल तथ्य को, उसके मूल भाव को हमें समझने में कोई कठिनाई नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, कोई व्यवधान नहीं हो। कितनी बार प्रदत्त रचना को पढ़ने की आवश्यकता है, तो यह व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार जो है अलग अलग संख्या हो सकती है। जो व्यक्ति शीघ्रता से समझ लेता है, यदि वह एक बार में ही संक्षेपण में दी गई रचना को, उसके भाव को, उसके मूल को अच्छी तरह जान बूझ और समझ लेता है, तो उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति देर से समझता है, तो उसको तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि कथ्य जो है अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो जाए। नियम यह है कि कम से कम 3 बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। यह हमने देखा है। और दी गई रचना को पढ़ते समय जो शब्द, जो वाक्य खंड या जो वाक्य रचना के मूल भाव या रचना के मूल तथ्य से सीधा संबंध रखते हैं, उन शब्दों को, उन वाक्य खंडों को या उन वाक्यों को रेखांकित करते चलना चाहिए। और मूल तथ्य या मूल भाव को समझ लेने के पश्चात मूल तथ्य या मूल भाव के अनुरूप संक्षिप्त यानी कि छोटा, सटीक और आकर्षक शीर्षक
अवश्य समझ लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए और उसे यथास्थान उपयोग के लिए लिख लेना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, विशेषणों, मुहावरों, कहावतों, कठिन शब्दों, जटिल वाक्यों का रेखांकन करते चलना चाहिए। अगले चरण में हम क्या करेंगे, एक ही विशेष्य या एक ही संज्ञा के लिए कई विशेषण आए हुए हों तो उन विशेषणों में जो सबसे उचित विशेषण हो, सटीक विशेषण हो, उपयुक्त विशेषण हो, तो उस विशेषण को, कई विशेषणों की जगह एक विशेषण को रखना चाहिए और शेष जो है विशेषणों को नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। और अगर आप चाहें तो विशेषण अपने मन से भी लिख सकते हैं। मुहावरों को, कहावतों को, उद्धरणों को, कोटेशंस को, उदाहरणों को और उपकथाओं को छोड़ ही देना चाहिए। यह ध्यान में रखने की बात है। संक्षेपण में मुहावरे आते हैं, कहावतें आती हैं, उद्धरण दिए गए रहते हैं, उदाहरण दिए गए रहते हैं, कथाएं उपकथाएं होती हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। कठिन शब्द की जगह सरल शब्द रखें, जटिल वाक्य की जगह बिल्कुल ही सरल वाक्य रखें, संयुक्त और मिश्र वाक्य कम से कम रखने का प्रयोग करें और संक्षेपण में सबसे अधिक सावधानी यह बरतने की आवश्यकता है कि संक्षेपण में अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करनी चाहिए, कोई खंडन मंडन नहीं करना चाहिए। संक्षेपण में अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, कुछ घटाना नहीं चाहिए, मूल भाव या तथ्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अपने मंतव्य आदि का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी विद्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। संक्षेपण में हमको अपनी संक्षेपण कला का परिचय देना चाहिए और संक्षेपण कला की कुशलता का परिचय देना चाहिए। यह ध्यान में रखना है। संक्षेपण भूतकाल में होना चाहिए, वर्तमान काल या भविष्य काल में नहीं होना चाहिए। संक्षेपण जब भी हो तो वह भूतकाल में हो, भूतकाल की क्रियाओं के साथ हो, अन्य पुरुष में हो, थर्ड पर्सन में हो, एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में हो, और जहाँ प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट नरेशन है, तो वहाँ अप्रत्यक्ष कथन का, इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी की तरह इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करें, और हिंदी में है संक्षेपण तो हिंदी की तरह डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करें। मैं की शैली का त्याग करना चाहिए, वह की शैली अपनानी चाहिए। आदर के लिए या बहुवचन की जगह पर वे की शैली का ग्रहण करना चाहिए, और आप उचित समझें तो आपकी शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेपण क्रमबद्ध होना चाहिए। तथ्य जो हैं जिस प्रकार मूल रचना में आए हुए हैं, तो संक्षेपण में भी तथ्य उसी क्रम में होना चाहिए। तथ्य में सुस्पष्टता होनी चाहिए, तथ्य सुस्पष्ट होना चाहिए, भाषा सरल हो, शैली सुगम हो, और अंतिम रूप देने के लिए के पहले
संक्षेपण को अंतिम रूप देने के पहले एक बार ध्यान से अवश्य देख लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कोई तथ्य छूट तो नहीं गया है, कोई अनावश्यक चीज़ें तो नहीं घुस आई हैं। तो उन अनावश्यक चीज़ों को हटा देना चाहिए और तथ्य क्रम से हैं अथवा नहीं हैं, तो इन चीज़ों को देख लेना चाहिए। और संतोष हो जाने के बाद कि नहीं सब ठीक ठाक है, तब उसको संक्षेपण को अंतिम रूप देना चाहिए। संक्षेपण में शब्द गणना, तो इसमें दो मत हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि सभी शब्दों को गिन लेना चाहिए। बिल्कुल सभी शब्दों को गिन लेना चाहिए। विभक्ति के चिन्हों को भी गिन लेना चाहिए। ने, से, में, पर, के, द्वारा, के, जरिए आदि को गिन लेना चाहिए। राम ने कहा, तो राम ने कहा ये 3 शब्द हुए। इस तरह से डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि इस तरह से शब्दों की गणना करनी चाहिए। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिंह का कथन डॉक्टर हरदेव बाहरी के कथन से किंचित भिन्न है। वह कहते हैं कि संक्षेपण में विभक्तियों को नहीं गिनना चाहिए, विभक्तियों को शब्द के रूप में नहीं गिनना चाहिए, विभक्तियों को गिनने से परहेज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यह कहते। तो इस उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का कथन जो है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे उलझन नहीं होती है कि किसको गिने और किसको नहीं गिने। समस्त पद जो हैं, सामासिक पद जो हैं, तो उनको एक में गिनने की बात कही गई है। सुख दुख, रात दिन, अमीरी गरीबी, तो जैसे शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को एक ही शब्द मानकर चलना चाहिए। यह हमने देखा है, जाना है, समझा है। अब संक्षेपण में क्या करना चाहिए? संक्षेपण में आलंकारिक शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलंकारों का प्रयोग यमक का, श्लेष का, उत्प्रेक्षा का, उपमा का, रूपक का, तो आदि जिस किसी भी प्रकार के अलंकार हों, इन अलंकारों के प्रयोग से बचना चाहिए। काव्यात्मक शैली का प्रयोग संक्षेपण में नहीं करना चाहिए। काव्यात्मक शैली में मुख्य रूप से शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षेपण यथासंभव अभिधा शब्द शक्ति में ही हो, यह समझ रखने की आवश्यकता है। संक्षेपण की भाषा व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक स्तर पर बिल्कुल शुद्ध हो और मानक भाषा का प्रयोग ही संक्षेपण में करना चाहिए। सभ्य समाज में जो भाषा आदर्श मानी गई है, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संक्षेपण में अपनी भाषा में संक्षेपण करना चाहिए। यह नहीं कि जो रचना दी गई है उसी में से काट छांट करके और सजा करके और लिख दिया, शब्द की गणना भी पूरी कर दी, तो ये नहीं। संक्षेपण को समझने के बाद उसको यथासंभव अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। अंत में क्या करना चाहिए कि मूल शब्द संख्या
अवश्य लिखें। उसके नीचे संक्षिप्त शब्द संख्या अवश्य लिखें। और जैसा कि मैंने बताया, तथ्य के अनुरूप, भाव के अनुरूप शीर्षक अवश्य दें। शीर्षक के भी नंबर मिलते हैं, अंक मिलते हैं। और इस प्रकार संक्षेपण करें और अंत में अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर अवश्य करें। आद्य अक्षर या इनिशियल अवश्य करें। यह मैंने बताया है। यह कला है और कला अभ्यास से ही आती है। विद्या अभ्यास अनुसारिणी कहा गया है। तो आप अभ्यास करेंगे और अच्छी तरह से मनोयोग पूर्वक अभ्यास करेंगे तो संक्षेपण को अच्छी तरह समझ जाएंगे। संक्षेपण को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो समझने की जो खुशी होगी, समझने का जो आनंद होगा, वह आनंद जो है आपको पल्लवन समझने के लिए, आशय लेखन समझने के लिए, टिप्पण समझने के लिए, प्रारूपण समझने के लिए, पारिभाषिक शब्दावली समझने के लिए, अनुवाद कला समझने के लिए, तो इस तरह से यह जो है क्रमशः आपको समझने की ओर प्रवृत्त करेगा। एक का समझना दूसरे के समझने को सरल बनाता है, आसान बनाता है। इस तथ्य को अच्छी तरह समझेंगे और उसमें मन भी लगता है। तो यह संक्षेपण की विधि जो मान्य विद्वानों द्वारा बताई गई है, ये संक्षेपण के नियम भी हैं, मान्य विद्वानों द्वारा सुझाए गए नियम हैं। इन नियमों को आत्मसात करें, हृदयंगम करें और अभ्यास करें तो आप कुशल संक्षेपक या संक्षेपण लेखक हो जाएंगे और आपसे दूसरे लोग सीखेंगे और आपका आदर भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।